1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। इस बुक में डार्विन ने एक फंडामेंटल आइडिया दिया दैट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बट बिकॉज दे आर मोस्ट अडेप्टेबल टू एनवायरमेंटल चेंज। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई साल पर मैं संसार गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक ऐसे फेज पढ़ेंगे जहाँ ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट के प्रेशर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सीखा। ये कोई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं था बल्कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडोप्टेशन का फेज था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक को समझना इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको समझने से क्रोनोलॉजी समझना नहीं है बल्कि एक अडेप्टेशन को पूरे प्रोसेस को समझना है। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड ये तो आप सभी जानते हैं कि 10,000 साल से 6,000 साल बीसी तक का है। ये भी आप सभी जानते होंगे कि मेसोलिथिक पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड है। मेसोलिथिक की अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो मेसोलिथिक अगेन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मीजो मीन्स मिडिल एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ये शुरू कब हुआ? तो जब आइस एज का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। कब? अराउंड 10,000 BCE। आइस एज मतलब वही जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आइस एज मतलब पैलियोलिथिक एज मतलब प्लेस्टोसीन एपॉक। ये तीनों को आप इक्वल्स टू लगा के लिख लीजिए फॉर्मूले के तौर पर, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो आइस एज जब एंड होने स्टार्ट हुआ तब हमने क्या देखा कि पृथ्वी पर जो भी आइस शीट्स जमी हुई थी वो पिघलनी स्टार्ट हुई। फॉरेस्ट का एक्सपेंशन और होना स्टार्ट हो गया। जो बड़े बड़े एनिमल्स थे वो एक्सटेंट होने स्टार्ट हो गए, जैसे कि मैंने शॉर्ट में अपने बताया था कौन से एनिमल एक्सटेंट हुए, जैसे कि वुली मेमथ, सेवर टूथेड टाइगर एटसेट्रा, जाइंट बियर, जाइंट डियर, है ना। ये मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जब आइस एज एंड हुआ तो हमें और ज़्यादा फॉरेस्ट का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। Mesolithic represent the transitional phase between the food gathering and food producing economy। ये लाइन आप लिख लीजिए, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आती है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जब मेरी वीडियो देखें या जब मेरी वीडियो से पढ़ने बैठें तो एक पेन और एक रजिस्टर जरूर लेके बैठिएगा। इसका रीज़न है कि ऐसे बहुत से फैक्ट्स होते हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं होंगे, लेकिन वो मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। सिर्फ मेरी ही नहीं, किसी की भी वीडियो देखें, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें तो भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स करते चलें। ये मैं आपको बता चुका कि मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड है। मीजोलिथिक में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो मीजोलिथिक जिसके नाम से जाना जाता है। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी इनके माइक्रोलिथिक टूल्स। अब ये माइक्रोलिथिक टूल्स क्या होते हैं भैया? तो माइक्रोलिथिक टूल, जैसा कि इसके नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टूल्स हुआ करते थे। या यूँ कहें कि ह्यूमंस की मजबूरी पड़ गई इनको इन्वेंट करना। रीज़न वाज वही कि एनिमल्स बड़े बड़े बचे नहीं जिन पे ह्यूमंस डिपेंड करता थी। छोटे छोटे एनिमल्स मिलने स्टार्ट हुए। अब उनको हंट करने के लिए टूल्स भी तो उन्हीं के जैसे चाहिए होंगे। ये थोड़ी है कि आप बड़े से पत्थर को लेके खरगोश के पीछे भागे जा रहे हैं और आप खरगोश को मार लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। जो माइक्रोलेस टूल के शेप थे वो ट्रायंगल, क्रिसेंट और ट्रेपेज साइज शेप में होते थे। आप ये देख सकते हैं इस टाइप के। ये कंपोजिट टूल टेक्नोलॉजी क्या है? कंपोजिट टूल टेक्नोलॉजी बस इतनी है कि आप किसी वुडन, जैसे कहें डंडा कहें, किसी लकड़ी के डंडे पर आप इन टूल्स को बांध के हंट करने चले जाएं तो ये बस एक कंपोजिट टूल टेक्नोलॉजी कहलाती है। अच्छा, इनका साइज़ कितना है ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताइए माइक्रोलिथ टूल्स का साइज़ क्या था, ये क्यों इतने छोटे थे, या एक प्रॉपर पूछ ही लेता है तो वो साइज़ ये है कि ये वेरी करते थे 1 to 8 सेंटीमीटर के बीच में। मतलब इतने छोटे होते थे। आप 1 सेंटीमीटर जानते हैं कितना बड़ा होता है? जरा सा होता है। 1 से लेके 8 सेंटीमीटर के बीच में ये वेरी करते थे। ये मेनली जैस्पर, क्वार्ट्ज़ाइट और चालकडोनी स्टोन से बने हुए होते थे। ये मैं बता चुका कि एरोहेड एंड स्पेयर टिप्स में ये काम में आते थे। ये इस टाइप के, ये आप देख सकते हैं इस टाइप के होते थे ये माइक्रोलिस। ये एरो हेड या स्पेयर पे लग के काम में आते थे। ये कंपोजिट टूल ये भी मैं आपको बता चुका। तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे तो नोट कर लें या ऐसे याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। वो लाइन है कि द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोलिथ इंडिकेट्स टेक्नोलॉजिकल रिफाइनमेंट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। मतलब माइक्रोलिथ्स ही हमें दिखाते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड क्यों ज़रूरी है। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई मेसोलिथिक पीरियड में? तो मेसोलिथिक बेसिकली जाना ही माइक्रोलिथ से जाता है।
इसीलिए मैंने कहा कि आप रजिस्टर लेके बैठे मेरे साथ, वरना कई बार याद नहीं रहती हैं चीज़ें तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। अब हमने टूल्स देख लिए, अब इन टूल्स का यूज़ क्या था, कहाँ यूज़ हो रहे थे, ज़रूरत क्या पड़ रही थी। तो वही बात है कि जब आइस एज एंड हुआ तो इंसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो अब भी वही थी ना, फूड की। भाई एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, उसका फूड खत्म हुआ तभी तो उसने टूल्स बनाए छोटे छोटे एनिमल्स के लिए, है ना। रहने को तो वो कहीं भी रह लेता, भाई जंगल में रह लेता, पहाड़ों पे रह लेता, किसी प्लेन एरिया में रह लेता, नदी किनारे रह लेता। लेकिन दिक्कत तो वही है ना, कि दिक्कत तो मेन चीज़ जो है वो तो खाने की है। तो अब इनका देखते हैं फूड की दिक्कत। जब मीजोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ तब छोटे छोटे एनिमल्स का एग्जिस्टेंस सामने आया, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इनको हंट करने के लिए स्मॉल टूल्स ज़रूरत थी। इसमें एक मेन चीज़ ये थी फिशिंग। मीजोलिथिक पीरियड के ह्यूमन फिशिंग पर डिपेंड करना स्टार्ट हुआ। दूसरी मेन चीज़ ये हुई फ्रूट्स। जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं ना प्लांट्स पर, आपने देखा होगा ट्रीज पर जो फ्रूट्स लगते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हुए। वही चीज़ आइस एज एंड जायंट एनिमल्स एक्सटिंक्ट, है ना। सिंपल बात वही है, और सिंपल सी बात है भैया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका, ऐसा क्यों है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज फर्स्ट पार्टनरशिप। फर्स्ट पार्टनरशिप से क्या मतलब है, मतलब डोमेस्टिकेशन का है। एक ये अनदर फैक्ट है, अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ है मेसोलिथिक फेज की, कि इसमें हमें क्या देखने को मिला, डोमेस्टिकेशन देखने को मिला। कौन से एनिमल का, डॉग का, किसी और एनिमल का नहीं। ना तो वो काऊ थी, ना सीप थी, ना गोट थी। ये सवाल मैंने आपसे अपने शॉर्ट में पूछा था। तो कौन सा एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, उस एनिमल का नाम था डॉग। इस चीज़ के हमें एविडेंस मिले हैं। हिस्ट्री ऐसे हवा में बात नहीं करती। एनिमल्स के जो डॉग है उसके एविडेंस मिले हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि डॉग पहला एनिमल था जिसके साथ ह्यूमंस ने पार्टनरशिप बनाई। तो हमने मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स देख लिए, ह्यूमंस की फर्स्ट पार्टनरशिप देख ली। अब बात करते हैं उनकी सेटलमेंट्स की। देखो ह्यूमंस नोमैड्स थे, ये तो पैलियोलिथिक पीरियड की कहानी है। मेसोलिथिक पीरियड में क्या चेंज हुआ, मेसोलिथिक पीरियड में वो नोमैड से सेमी सेटलर हुए। ना तो पूरी तरीके से सेटल ही हो पाए, ना पूरी तरीके से नोमैड्स ही रहे। सेटल पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम तक इतना डेवलप हुआ नहीं, और नोमैड्स एनवायरनमेंट ने उन्हें रहने नहीं दिया। तो समस्या काफ़ी भारी थी। अच्छा अब बात करते हैं वो रहते कहाँ थे। तो ये रहते ऐसे ही ओपन केव्स में थे, और नदी किनारे रहते थे, लेक्स के किनारे रह लेते थे। फॉरेस्ट में भी इसके हमको रिमेन्स देखने को मिलते हैं, है ना। परमानेंट विलेजेस का जो एब्सेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ में। ये कई बार एग्जाम में आता है कि परमानेंट सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है, मीजोलिथिक या न्योलिथिक। आप रजिस्टर में लिख लीजिए, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो न्योलिथिक का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मीजोलिथिक का नहीं है। मीजोलिथिक एक तरीके का एक्सपेरिमेंट फेज था, लोग ट्राई कर रहे थे सेटल होने का, पर पूरी तरीके से हो नहीं पाए थे, है ना। ये है शेल्टर टाइप्स, कहाँ रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल, एविडेंस ये लिखा हुआ है इसमें। ये अब बात करते हैं इनकी कुछ मेजर साइट्स की। भीमबेटका जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में डिक्लेयर हुई। इससे हमें क्या देखने को मिला, ये इनकी सोशल लाइफ, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी जैसा भी वो रहते थे, एनिमल्स, उनकी लाइफ वगैरह ये यहाँ से देखने को मिलती है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। सराई नाहर राय जो है ये एक पूरी रीजन है बहुत बड़ा। इसमें हमें 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट देखने को मिलती हैं, जैसे कि महादाहा हो गया, चौपानी मांडो हो गया। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, क्या फाइंडिंग मिली, एनिमल बोन, स्टोन आर्टफैक्ट्स और ह्यूमन स्केलेटन। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ह्यूमन स्केलेटन के साथ हमें क्या क्या मिला। ये मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, मैं उसमें बताता हूँ कि क्या क्या मिला जो इम्पोर्टेंट है। ऐसी क्या नई चीज़ मिल गई हमें इसमें जो पैलियोलिथिक में नहीं थी, ठीक है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट साइट है ये बागोर, जो कि फ़िलहाल राजस्थान में है। बागोर इंडिया में सबसे बड़ी साइट है मेसोलिथिक की। बागोर अपने आप में 3 फेज़ में एक्सकवेट हुई। इसको एक्सकवेट करा किसने, उनका नाम क्या था, अगेन कॉपी में लिख लीजिए, याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। उनका नाम था वीएन मिश्रा। 1960s में इन्होंने इसको एक्सकवेट करना स्टार्ट किया, और 3 फेज़ में एक्सकवेट किया। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, वही माइक्रोलिथ्स, एनिमल रिमेन्स, हर्ट्स और डेड ब्यूरियल, एटसेट्रा, है ना।
कुछ ये फेमस साइट एक और रह जाती है, यह है लंगनाथ जो कि गुजरात में है, भीमबेटका ऑलरेडी बता चुका, आदमगढ़ जो कि फिलहाल मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अब ये लंगनाच की क्या इम्पोर्टेंट बात है, इसकी क्या इम्पोर्टेंट कहानी है? तो पॉटरी जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट थी मीजोलिथिक पीरियड में, लेकिन हमें दो जगह से इसका रिमेज मिलते हैं, यूँ कहें कि दो जगह से हमें इसके एविडेंस मिलती हैं। तो पहली साइट तो यही है लंगनाथ जो कि गुजरात में है। एक दूसरी साइट है कैमूर रीजन जो इसमें नहीं लिखा है, जो कि मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश के रीजन में है, कैमूर रीजन पड़ता है। उसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट साइट देखने को मिलती है जहाँ पे हमें पॉटरी के एविडेंस मिले हैं, और वो भी मीज़ोलिथिक पीरियड की। इसलिए मैंने कहा मेरे साथ बैठें तो कॉपी पेन लेके बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके कुछ वही हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट फैक्ट। आदमगढ़ की ये रही माइक्रोलिथ इंडस्ट्री और मीज़ोलिथिक एविडेंस, मीज़ोलिथिक हैबिटेशन के एविडेंस मिले। बागौर में बता चुका, लंगनहर बता चुका, सराय नहर बता चुका। ये आता है इसका एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़, ये हमें मिलती हैं बुरियल्स जो हैं वो ग्रेव गुड्स के साथ मिलते हैं, या यूँ कहें इंटरनेशनल बुरियल्स विद ग्रेव गुड्स। अभी ग्रेव गुड्स क्या हैं, ये क्यों रखे जाते थे? ग्रेव गुड्स कुछ नहीं, मतलब कोई इंसान मर गया, उसको दफना दिया, उसके साथ जो उसने जीवन भर टूल यूज़ करे वही उसके साथ दफना दिए जाते थे। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज़ या इंडिया में भी जैसे कभी कभाई बनाते हैं, तो इजिप्ट के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ के जो फ़ेरो होते थे उनको दफनाते थे पिरामिड्स में, तो उसके साथ उनके जितने स्लेव्स होते थे उनको दफना दिया जाता था, और उसने जो जो चीज़ें यूज़ करी थी उसको दफना दिया जाता था कि ये चीज़ें इसके नेक्स्ट लाइफ में भी काम आएंगी। इसी टाइप का कुछ था। ये इनका बिलीफ था या क्या था या कोई रिचुअल था, इसका तो हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उन लोग मानते हैं कि ये इनका बिलीफ था कि आफ्टर लाइफ में ये चीज़ें इनके काम में आएंगी। ये फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग की तरफ हम ट्रांजिशन फेज में थे, ना तो पूरी तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहे थे और ना ही पूरी तरीके से नोमैडिक लाइफ में थे। फूड गैदरर्स मतलब वही है, हम डिपेंड थे मेसोलिथिक पीरियड में। जो फ्रूट्स मिलते हैं, जो एनिमल्स के बाद, जैसे सब एनिमल्स से थोड़ी खा लेंगे, है ना? एनिमल्स ख़त्म हो गए तो कोई कोई प्लांट्स पे भी तो जिंदा रहना पड़ता है, वही चीज़ है। ये माइक्रोलिथ्स कैसे बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती थी, अब तो क्या ही बनेंगे, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है। ये कुछ वही है डेफिनीशन। अच्छा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि अगर हम वन शॉट रिवीजन कहें, तो ये वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं। आपके टूल्स क्या है? माइक्रोलिस्ट डोमेस्टिकेशन डॉग का आर्ट जो फेमस वो भीमबेटका की है, इकोनॉमी क्या थी? हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी थी। रैपिड रिकॉल कर लेते हैं, वही चीज़ है, ये थोड़ा पिक्टोग्राफिक है ना, तो देखने में इंसान देखता है, जैसे दृश्यम है, दृश्यम मूवी है, उसमें ये भी बताया गया है कि हम सुनी हुई चीज़ से ज़्यादा देखने वाली चीज़ ज़्यादा याद रख पाते हैं, या पढ़ी हुई चीज़ से ज़्यादा देखने वाली चीज़ ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। टूल्स, माइक्रोलिथ, डॉग डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट एनिमल, आर्ट हब भीमबेटका बन चुका था मीज़ोलिथिक में, टेम्परेरी कैंप्स थे, और ये थी इकोनॉमी जो थी वो हंटिंग प्लस फिशिंग की थी। चलिए, आपने इतना लंबा समय मेरे साथ बिता लिया, मेसोलिथिक पढ़ लिया, तो चलिए आपकी नॉलेज को टेस्ट भी कर लेते हैं। भाई इतना पढ़ा है तो टेस्ट करना ज़रूरी है ना, बिना टेस्ट करे कैसे पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना याद रखा? तो चलिए देखते हैं आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो ये कि बताइए, मैच कीजिए, बताने वाला तो क्या, मैच कीजिए कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का फीचर मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग से है, और बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट अर्ली पेस्टोरलिज्म के लिए फेमस है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नीदर। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी साइट्स महादहा और चौपानी मांडो में से कौन सी साइट से हमें हटलैक ड्वेलिंग और ह्यूमन वेरियल्स मिले हैं? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नीदर? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके आंसर जरूर चेक करूँगा। और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मुझे लगता नहीं वैसे कोई डाउट होगा, अगर फिर भी है तो बता दीजिएगा, मैं उसे भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यही है मीज़ोलिथिक। और मीज़ोलिथिक जैसे आपसे कोई पूछे ना कि मीज़ोलिथिक क्या है, तो मोस्टली लोग ये जवाब देते हैं कि ट्रांजिशनल फेज़ है, कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का फेज़ था। ये तो सबको पता है यार, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे हुए? ये तो बिल्कुल कॉमन नॉलेज हो गई। इससे सामने वाले के ऊपर आपका कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो जब कोई आपसे पूछे और आपको सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन डालना हो कि हाँ, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी अंदर मैच्योरिटी है, तो आप कोई भी पूछे कि मेसोलिथिक क्या है, तो आप उसे ये जवाब दीजिएगा
ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए या रट लीजिए, आपके काम की ही चीज़ है। वो लाइन ये है कि द Mesolithic was not just a pause between eras, but a period of intense innovation. By adapting to warmer world with new tools and partnership, humanity laid the groundwork for settled civilization. ये बता दीजिएगा, सामने वाला ना इम्प्रेस हो जाए तो कहना, है ना? तो मेसोलिथिक की कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अब आगे क्या? देखो, सिंपल सी बात, एक चीज़ ये समझो कि मेसोलिथिक ने हमें क्या सिखाया या मेसोलिथिक से हमने क्या सीखा। मेसोलिथिक ने अडेप्ट करना सिखाया एनवायरनमेंट को, कि एनवायरनमेंट में कैसे रहना है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो वो अब भी सॉल्व नहीं कर पाया था। वो प्रॉब्लम थी फूड सिक्योरिटी की। भाई, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत तो अब भी थी, पहले भी थी और मेसोलिथिक पीरियड में भी थी। तो ये दिक्कत कहाँ सॉल्व हुई? ये कहानी है नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और ज़्यादा डेवलप कैसे हुआ, पोल्ट्री और परमानेंट सेटलमेंट और ज़्यादा कैसे हुआ, एंड सेमी सेटलर से परमानेंट सेटलर कैसे बना, एंड फाइनली ह्यूमंस फॉरेस्ट से विलेज तक कैसे पहुंचा। ये सारी कहानी नियोलिथिक की है। अच्छा, नियोलिथिक वाली वीडियो में मैं पैलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट्स तीनों को एक मेन डिफरेंस बता दूंगा, या यूँ कहूँ कि एक टेबल दे दूंगा कि तीनों में मेन डिफरेंस है क्या। वो आखिरी वीडियो होगी ओल्ड स्टोन एज की, उसके बाद आपको ओल्ड स्टोन एज टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसमें फंसेंगे नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बने रहिए हमारे साथ। डू फॉलो अस। थैंक यू। जय हिंद।